सुप्रभात विद्यार्थियों हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदी अध्ययनशाला में शामिल होने के लिए पठन सामग्री का साथ में होना अति आवश्यक है। यदि आप लोगों के पास पठन सामग्री नहीं है तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लाएं, इसके बाद अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 4 अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया विशेषण नामक पाठ से पुनरावृत्ति, पठन पाठन और अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए अध्ययन क्रम में आगे बढ़ते हैं। पिछली पाठ योजना में हमें कुछ प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। पिछली पाठ योजना में ये प्रश्न आपको दिए गए थे का से अंगा तक। का नंबर प्रश्न था अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। इसका उत्तर है अव्यय या अविकारी शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, या अविकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखनी थी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण का भेद लिखें। विद्यार्थियों, इन वाक्यों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये किस क्रिया विशेषण के कौन से प्रकार का वाक्य है उसे आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न है चोर दीवार से नीचे कूद गया। तो चोर दीवार से नीचे कूद गया, यह वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न था पानी लगातार बरस रहा है। यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, चोर दीवार से नीचे कूद गया, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। पानी लगातार बरस रहा है, यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न संख्या घ, चौथा प्रश्न है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लिखो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लिखो। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का यह उदाहरण वाक्य है भीतर जाकर पुस्तक पढ़ो। भीतर जाकर पुस्तक पढ़ो, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण वाक्य है। ठीक, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है दिन भर क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएं एवं उसके भेद का नाम लिखें। तो दिन भर क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य है वह दिन भर खेलता रहता है। यह वाक्य
कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दिन भर शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है और इससे जो वाक्य बना वह दिन भर खेलता रहता है। यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को जो पिछली पाठ योजना में प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसी प्रकार से प्रश्न एवं उनके उत्तर लिखे होंगे। यदि कहीं पर भी त्रुटि है तो कृपया उसका सुधार कर लें और निरंतर इसका अध्ययन करते रहें। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। आज का अगला क्रम है पुनरावृत्ति पठन पाठन, पाठांक पृष्ठ संख्या 28 एवं 29। विद्यार्थियों, हम पाठ 4 को भाग 1 में पाठांक पृष्ठ संख्या 27 से 29 तक, 27, 28 एवं 29 तक भाग 1 का जो वीडियो था उसमें पाठ्यपुस्तक से पाठ का पठन पाठन कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये पुनरावृत्ति पठन पाठन मिल रहा है। पिछली पाठ योजना में हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 27 और 28 को पढ़ा था। आज हम पाठांक पृष्ठ संख्या 28 एवं 29 को पढ़ेंगे। पिछली पाठ योजना में हम क्रिया विशेषण के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज की पाठ योजना में हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक का मतलब विधि, क्रिया किस प्रकार हो रही है। ठीक है, क्रिया के होने के तरीके का जो बोध करा रहे हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण हैं धीरे धीरे, शीघ्र, अचानक, शायद, जरूर, ठीक, ऐसे, सहसा, हाँ, मत, संभव, इसलिए, वैसे, सच, यथाशक्ति, कदाचित, संभवतः, निसंदेह, ध्यानपूर्वक, यथा, तथा आदि। विद्यार्थियों, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अजीत, पहला वाक्य है, अजीत धीरे धीरे चलकर भी समय से पहुंच गया। अजीत धीरे धीरे चलकर भी समय से पहुंच गया। तो यहां पर क्रिया धीरे धीरे हो रही है। स्नेहा ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनती है। स्नेहा ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनती है। स्नेहा किस प्रकार से बातें सुनती है? ध्यानपूर्वक, यानी सुनने की जो क्रिया हो रही है वो ध्यानपूर्वक हो रही है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला वाक्य, संभवतः सुरेश यह प्रश्न हल कर सकता है। संभवतः सुरेश यह प्रश्न हल कर सकता है। तो यहां पर रीतिवाचक क्रिया है। ओके, अगला क्रिया विशेषण का अगला प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, विद्यार्थियों, परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है जहां पर नापने तौलने के विषय में बताया जाता है, नाप और तौल के विषय में बताया जाता है, वह परिमाण होता है। तो जैसे कपड़ा नापा जाएगा, 1 मीटर कपड़ा। अब पानी तौला जाए, ये भी नापा जाएगा, 1 लीटर पानी।
आलू ये तौला जाएगा, 1 किलो आलू। तो इस प्रकार जो नापने और तौलने की क्रिया है वह परिमाणवाचक में आती है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिए, वे शब्द जो क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराते या विशेषता बताते हैं। क्रिया के होने के परिमाण का बोध या विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: अधिक, थोड़ा, कुछ, केवल, बस, इतना, उतना, जरा, प्रायः, एक बार, बहुत, कम, तनिक, अतिशय, कितना, जितना, अति, मेरा, निपट, अत्यंत, लगभग, काफी, केवल आदि। विद्यार्थियों, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्यों पर ध्यान दें। पहला वाक्य है, हमें थोड़ा शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया, वह बहुत थक गया है, बहुत परिमाणवाचक क्रिया। वह कम बोलता है, कम परिमाणवाचक क्रिया। ठीक है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य हैं। विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण का 5वां प्रकार गुणवाचक क्रिया विशेषण। इसके विषय में पुनरावृत्ति अध्ययन के माध्यम से फिर से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया के होने के गुण का बोध कराते हैं। अच्छा, बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो वे शब्द जो क्रिया के होने के गुण का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के गुण का बोध कराते हैं। ध्यान दें, तो इसलिए वो गुणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे तेज, मीठा आदि। गुणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य देखें। पहला है, मुकेश तेज दौड़ता है। मुकेश तेज दौड़ता है। मैना मीठा बोलती है। ये गुणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण की जो रचना होती है उसके आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मूल क्रिया विशेषण। दूसरा, यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, मूल क्रिया विशेषण और दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। मतलब मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो किसी अन्य शब्दों के मेल से या किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, बल्कि अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, बल्कि अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में
जैसे पीछे, सदा, जरा, जल्दी, हमेशा, अब, कब, कहाँ, अचानक, ठीक, दूर, जब, भी, तो, फिर, पराया, पास, भीतर, बाहर, अवश्य, जरूर, नहीं, मत, बराबर आदि। तो ये क्या है? मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ये क्रिया विशेषण मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो प्रत्यय तथा विभिन्न व्याकरणिक शब्दों के मेल से बनते हैं। मतलब ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो प्रत्यय या अन्य किसी विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक शब्दों के मेल से बन जाते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखें। जहां तहां, यहीं कहीं, घर बाहर, सवेरे सवेरे, जब तक, यहां तक, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ठीक ठाक, बार बार, धीरे से, कब से, फटाफट, सटासट, दिन रात, सच सच, यहां भी, कहीं भी, बहुत देर तक आदि। तो ये यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यहां पर ये जो क्रिया विशेषण बने हैं, ये किसी न किसी के सहयोग से बने हैं। तो यहां पर प्रत्यय भी है, यहां पर व्याकरण के अन्य शब्द भी जुड़े हैं इत्यादि। तो इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, आइए आज के अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज का अगले क्रम में जो कार्य है वो है, आज का कार्य हमें जो करना है, पाठ को पढ़ने के बाद जिस कार्य को करेंगे उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा क्रिया विशेषण है? विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, क, ख, ग। राकेश गणित ध्यानपूर्वक पढ़ता है, उसका काम काफी हो चुका है, कोयल मीठा बोलती है। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है, उस क्रिया विशेषण शब्द को एवं उसके भेद को लिखना है। यहां पर प्रश्न में वास्तव में क्रिया विशेषण शब्द को नहीं लिखना, वास्तव में प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। यहां पर जो भी क्रिया विशेषण शब्द है वो क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, उसे लिखना है। तो आप आसानी के लिए क्रिया विशेषण को भी लिख सकते हो, लेकिन केवल क्रिया विशेषण यदि आप लिख रहे हो तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। आपको वो क्रिया विशेषण शब्द भी लिखना है और उसके भेद को भी लिखना है। ठीक है? तो क्रिया विशेषण शब्द और उसका भेद दोनों लिख लीजिए, नहीं तो प्रश्न के अनुसार केवल प्रश्न में इतना ही पूछा जा रहा है कि यहां पर जो क्रिया विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका भेद क्या है, उस भेद का नाम लिखना है। ठीक है? मेरे ख्याल में प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखो। यहां पर कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनमें जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसे आपको चुनकर लिखना है। धीरे धीरे, पास, जब जब, प्रतिदिन, कदाचित, इन शब्दों में से, इन क्रिया विशेषण शब्दों में से आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानना है और पहचान कर उत्तर में लिखना है। ठीक है? और तीसरा प्रश्न है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक तथा गुणवाचक क्रिया विशेषण के दो उदाहरण वाक्य लिखो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और गुणवाचक क्रिया विशेषण के दो दो उदाहरण वाक्य लिखना है। क्रिया विशेषण के उदाहरण शब्द नहीं लिखना, उदाहरण वाक्य लिखना है। ओके। चौथा प्रश्न है, गुणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यहां पर आपको गुणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखनी है। विद्यार्थियों ध्यान दें, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में आपको इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को लिखना है। बहुत ध्यान दें, प्रश्न उत्तर के क्रम में लिखना है और साथ में यह भी ध्यान दें, प्रश्न और उत्तर की हेडिंग भी लिखना है। ठीक है, बिना प्रश्न उत्तर की हेडिंग डाले ना लिखें, प्रश्न उत्तर की हेडिंग भी लिखें, प्रश्न को भी लिखें और उसके उत्तर को भी लिखें। ठीक है, और इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की अगली पाठ योजना में। तब तक के लिए नमस्कार।